हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज से हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, पब्लिक फाइनेंस। बेसिकली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ CUET एमकॉम एंट्रेंस की, जहाँ पे पब्लिक फाइनेंस से बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। सो बहुत ही छोटा सा बेसिक सा यूनिट है। हम लोग बहुत ही शॉर्ट लेक्चर्स में हार्डली 4 से 5 लेक्चर्स जाएंगे और ये पूरा यूनिट कवर अप हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, उससे ज़्यादा है ही नहीं पब्लिक फाइनेंस के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पुटअप किए जा सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो 2 से 5 के बीच में तुम कह सकते हो इतने क्वेश्चंस तो तुम्हें देखने को मिल ही सकते हैं तुम्हारे CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। तो हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं पब्लिक फाइनेंस की। तो पब्लिक फाइनेंस 2 वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज फर्स्ट वन इज पब्लिक एंड द सेकंड वन इज फाइनेंस। पब्लिक की बात करूं तो इसका मतलब होता है जनता, आप जैसे और हम जैसे जनता। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फंड्स, पैसे। तो यहाँ पे पब्लिक के कंटेक्स्ट में फाइनेंस की बात की जानी है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक वन, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सबसे पहले देखो क्या बता रखा है। पब्लिक फाइनेंस जो है ये स्टडी होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट के जितने भी इनकम होते हैं, या गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, या फिर गवर्नमेंट को जितने भी पेमेंट्स रिसीव होते हैं, या गवर्नमेंट जितने भी पेमेंट्स करती है, उसके स्टडी को हम लोग क्या नाम देते हैं? पब्लिक फाइनेंस देते हैं। इसके अंदर वेरियस एक्टिविटीज आती है कि सरकार कहाँ पे खर्च कर रही है, कहाँ डैम बनवाने में खर्च कर रही है, कहाँ पब्लिक वेलफेयर में खर्च कर रही है, या फिर कौन कौन से वो सोर्सेस है जहां से सरकार को पैसे आ रहे हैं, क्या चालान काट कर सरकार को पैसे आ रहे हैं, या फिर किसी से रिसीट हो रहा है, या कोई अदर सोर्स है जिससे सरकार को पैसे मिल रहे हैं। तो उसी की स्टडी को हम लोग नाम देते हैं पब्लिक फाइनेंस। तो अगर प्रॉपर टिपिकल डेफिनेशंस को पढ़ना स्टार्ट करें यहाँ पे, तो it deals with the income raised through revenue and expenditure spent on the activities of community, and the term finance is the money resource. But public is the collected name for individuals within an administrative territory and finance. तो यहाँ पे बताया गया कि पब्लिक किसको नाम दिया जा रहा है और फाइनेंस क्या होता है बेसिकली। It refers to the income and expenditure. Thus, public finance is the manner, can be said, the science of income and expenditure of the government. तो इसको साइंस भी नाम दिया गया है, ये चीज कह सकते हो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कुछ अलग अलग प्रोफेसर्स का डिफाइन करने का अलग तरीका है। प्रोफेसर्स वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, अलग अलग इकोनॉमिस्ट का। जैसे कि प्रोफेसर डाल्टन ने क्या बोला कि पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स दैट लाई इन द बॉर्डर लाइन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। मतलब इन दो सब्जेक्ट्स के बीच में, इन दो सब्जेक्ट्स के बॉर्डर पे जो सब्जेक्ट लाई करता है वो होता है पब्लिक फाइनेंस। इसके अंदर हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बातें करते हैं, जो कि रिलेट करते हैं सरकार से, दैट मींस पब्लिक अथॉरिटी से रिलेट करते हैं। तो इट इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, दैट इज गवर्नमेंट, एंड विद द म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वन अनदर। The principle of public finance are the general principles which may be laid down with regard to these matters. कुछ principles वगैरह है वो जानेंगे। एडम स्मिथ का यहाँ पे क्या कहना है कि पब्लिक फाइनेंस एक इन्वेस्टिगेशन है इनटू द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट रेवेन्यू। स्टेट रेवेन्यू मींस गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इसके इन्वेस्टिगेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? पब्लिक फाइनेंस। तो अगर सम अप करके देखें तो पब्लिक फाइनेंस है क्या? पब्लिक फाइनेंस एक स्टडी करता है, या कहो तो एक पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है विच स्टडीज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। आसान भाषा में, सिंपल भाषा में। चलो अब समझते हैं नेचर्स। नेचर्स देखो पूछे नहीं जाएंगे, बस नॉलेज लेने के लिए हमें ये समझना होगा कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, साइंस है। अब तुमने मैनेजमेंट में पढ़ा था कि जो बिजनेस मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट एज वेल साइंस होता है, प्रोफेशन होता है, आर्ट्स होता है। कुछ उसी प्रकार से पब्लिक फाइनेंस जो है साइंस है। जब हम लोग बात करते हैं साइंस की, तो साइंस की जैसे ही बात आती है, ये हम लोग समझ जाते हैं ये कैजुअल रिलेशन पे बेस्ड है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे बेस्ड है। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिस्टमैटिक स्टडी इन्वॉल्व होता है। ये चीज बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, चीजों को हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में समझते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब जाकर चीजें यहाँ पे बनती हैं। तो पब्लिक फाइनेंस भी कुछ उसी प्रकार से सिस्टमैटिकली स्टडी की जाती है रिलेटिंग टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इट ऑल्सो स्टडीज द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, जो कि रिलेट करते हो रेवेन्यू से और एक्सपेंडिचर से। Professor Plahan has advanced the following arguments in the favor of public finance being science. कुछ एक प्रोफेसर प्लेहन का क्या कहना था, मतलब उन्होंने कुछ अपने आर्ग्यूमेंट्स, कुछ उन्होंने एस्पेक्ट्स रखे कि पब्लिक फाइनेंस किस प्रकार से साइंस है। जैसे कि उनका क्या कहना था कि पब्लिक फाइनेंस जो है ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है अबाउट ह्यूमन, रादर इट इज कंसर्न्ड विद द डेफिनिट एंड लिमिटेड फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ह्यूमन से कंसर्न नहीं है, ह्यूमन के नॉलेज से कंसर्न है, कह सकते हैं हम, ठीक है, ह्यूमन के नॉलेज से।
जो देखो ह्यूमन का नॉलेज, देखो कहीं ना कहीं ये चीज तो समझनी होगी कि वो लिमिटेड होता है कुछ ना कुछ फील्ड तक, किसी ना किसी एक्सटेंड तक उस पर्टिकुलर फील्ड में। तो पब्लिक फाइनेंस ह्यूमन के नॉलेज से मतलब रिलेट कर रहा है यहाँ पे, समझ पा रहे हो? देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पब्लिक फाइनेंस इज नॉट अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट ह्यूमन। ह्यूमन का कंप्लीट नॉलेज नहीं है, रैदर इट इज कंसर्न्ड विद द डेफिनिट और लिमिटेड फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ह्यूमन का जो लिमिटेड और डेफिनिट नॉलेज होता है, डेफिनिट लिमिट, एक सीमा तक जो नॉलेज होती है उसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, दैट इज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल होता है और प्रिंसिपल्स जो होते हैं फाइनेंस के वो इंपायरिकल होते हैं, सब जगह पे बेस्ड होते हैं। अब साइंस दो प्रकार के हो सकते हैं, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस, जो कि तुमने इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैंने भी पढ़ा रखा है कि पॉजिटिव साइंस में क्या है और नॉर्मेटिव साइंस में क्या है। पॉजिटिव साइंस में जो फैक्चुअल सिचुएशंस होते हैं, जो एक्चुअल में फैक्ट्स हो रहे होते हैं, उसकी बात होती है। व्हाट इज, बेसिकली हमने जो देखा था व्हाट इज की बात होती है किसमें, पॉजिटिव साइंस में। लेकिन जब बात आती है नॉर्मेटिव साइंस की, व्हाट आउट टू बी, बेसिकली क्या होना चाहिए, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस क्या है, पॉजिटिव साइंस भी है एज वेल एज नेगेटिव साइंस भी है। ये चीज हम लोग चाहे तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि पब्लिक फाइनेंस क्या है, एक आर्ट है, कला है। तो यहाँ पे जेम्स कीन्स ने क्या बोला कि आर्ट जो है ये एप्लीकेशन है किसका, हमारे नॉलेज का, फॉर अचीविंग द डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। अगर हमें कोई ऑब्जेक्टिव, हमें कोई उद्देश्य अचीव करना है तो हमें हमारे नॉलेज को प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं अप्लाई करना होता है, जिससे कि हम अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। तो फिस्कल पॉलिसी विच इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ पब्लिक फाइनेंस मेक द यूज ऑफ नॉलेज टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, जिससे कि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। Since every tax is likely to be opposed, it becomes essential to plan their timing and volume. The process of levying tax is certainly an art. Budget making खुद में वो भी एक कला है। पब्लिक फाइनेंस को पढ़ना बेसिकली कला है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ट से क्या मतलब है, आर्ट्स में हमने क्या देखा था कि थियोरेटिकल नॉलेज को हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ये एक कला है, स्किलफुल यहाँ पे बातें होती है। तो पब्लिक फाइनेंस में भी आर्ट के कुछ गुण हैं, जैसे कि हम लोग जब टैक्स लेवी करते हैं उस प्रोसेस में भी आर्ट्स का एप्लीकेशन होता है। हम लोग जब बजट बनाते हैं उसमें भी आर्ट्स का एप्लीकेशन होता है। तो बातों को समझ पा रहे हो कैसे पब्लिक फाइनेंस आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। चलो अब स्कोप को समझते हैं कि सब्जेक्ट मैटर बेसिकली कह सकते हो कि पब्लिक फाइनेंस के क्या क्या दायरे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक वो जा सकता है बेसिकली। तो सबसे पहला आता है इसमें पब्लिक रेवेन्यू, दूसरा आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा पब्लिक डेट, चौथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पांचवा आ जाता है इसमें इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। तो ये इसके 5 स्कोप्स कह सकते हो, 5 दायरे बोल सकते हो जहां पे पब्लिक फाइनेंस जहां तक ऑपरेट करती है। तो एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पब्लिक रेवेन्यू, आम जनता से हमने पैसे लिए, हमने रेवेन्यू जनरेट किया, बेसिकली किसकी बात हो रही है, रेवेन्यू की। तो पब्लिक रेवेन्यू कंसंट्रेट्स ऑन द मेथड्स ऑफ रेजिंग पब्लिक रेवेन्यू, द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन एंड इट्स प्रॉब्लम, उसकी बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, आगे चर्चा करेंगे। इन अदर वर्ड्स, जितने भी प्रकार के इनकम्स जो कि हम आम जनता से रेज करते हैं, चाहे वो टैक्स के माध्यम से रेज करे या फिर चाहे वो चालान काट के रेज करे, दैट इज पब्लिक रेवेन्यू। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड। इट फर्दर स्टडीज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इनटू टैक्स, फीस एंड असेसमेंट्स। समझ गए कि पब्लिक रेवेन्यू क्या है। अब वही बात करें पब्लिक एक्सपेंडिचर की, तो सरकार के द्वारा किया गया कुछ खर्चा जो कि पब्लिक के हित में हो। बेसिकली मैं बहुत टिपिकल हिंदी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन दिस पार्ट ऑफ अ पब्लिक फाइनेंस वी स्टडी द प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम्स जो कि रिलेट करते हो एक्सपेंडिचर से ऑफ पब्लिक फंड, वैसे फंड जो आम जनता के लिए हो, किसी नेता और किसी लीडर के लिए ना हो। This part of the study is the fundamental principles that governs the flow of government funds into the various stream। कैसे सरकार के फंड्स अलग अलग स्ट्रीम में मूव करते हैं, कभी डिफेंस के फील्ड में खर्च करना, कभी डैम, कभी रोड कंस्ट्रक्शन के फील्ड में खर्च करना, कोविड-19 के वैक्सीनेशन में खर्च करना। तो यहाँ पे पब्लिक के हित में जो भी खर्चे किए जा रहे हैं वो किस में आ जाते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर में। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग पब्लिक डेट की, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लोन्स की। यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि पब्लिक रेवेन्यू क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है। लेकिन जब डेट आती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स हमें होते हैं लोन को रेज करते वक्त, उन सब की यहाँ पे बातें होती हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी और एनी गवर्नमेंट कैन रेज इनकम थ्रू लोन्स।
जिससे कि वो शॉर्ट फॉल्स होते हैं हमारे ट्रेडिशनल इनकम में, उसको मीट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी लोन सरकार उठाती है कहीं से या किसी कंट्री से लेती है, उसे हम लोग रिसीट मानते हैं। वो किसके अंदर आ जाता है? रिसीट्स के अंदर आ जाता है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे टर्म फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ कम्स द प्रॉब्लम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। इट मीन्स यहाँ पे बात होती है कि कैसे फंड्स को मैनेज किया जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ पे कौन से मशीनरी इस्तेमाल, मशीनरी अकाउंट्स वाले या फिर इक्विपमेंट्स वाले मशीनरी की बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब समझना कि गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं उसका मैनेजमेंट बेसिकली कैसे होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। इन अदर वर्ड्स, अंडर द फाइनेंशियल और फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन वी आर कंसर्न्ड विद द गवर्नमेंट मशीनरी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द स्टेट। स्टेट मीन्स गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन। इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी की। हमारे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना ही इन्फ्लेशन का सिचुएशन लाना है, ना ही डिफ्लेशन का सिचुएशन लाना है। कह सकते हैं कि हमारे इकोनॉमी को हमें बैलेंस्ड फेज में लेकर चलना होता है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया, नाउ इट इज इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन एंड ग्रोथ आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ग्रोथ अलग चीज है, इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन अलग चीज है। दोनों को यहाँ पे हमें बैलेंस्ड और प्रॉपर वे में लेकर चलना होता है। Government economic policy which not a significant place in the discussion on public finance theory. This part describes the various economic policies and other measures of government to bring about the economic stability in the country. From the above discussion, we can say that the subject matter of public finance is not static. चलो ये तो कंक्लूजन है, एक तरह से इसे कंक्लूजन हम लोग बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है, मैं यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अभी के टाइम में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि सरकार को यहाँ पे ग्रोथ को भी देखते हुए चलना होता है, साथ ही साथ कैसे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखे, वो भी एक मेजर कह सकते हो टफ टास्क हो जाता है सरकार के लिए। क्योंकि स्टेबलाइजेशन अगर इकोनॉमी में रहेगी नहीं तो इकोनॉमी पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी उथल पुथल हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो ये 5 बेसिकली जो है हमारे क्या है, स्कोप है, एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज द पब्लिक रेवेन्यू, सेकंड वन इज द पब्लिक एक्सपेंडिचर, एंड द थर्ड वन इज द पब्लिक डेट, एंड द फोर्थ वन इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। आई होप चीजें यहां तक तो तुम्हें क्लियर हुई ही होंगी। तो फिलहाल बस एक आध मिनट का ब्रेक लो और इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है, अच्छा चलो पहले इसे कर ही लेते हैं। प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस के बीच का डिफरेंस समझते हैं। देखो यार, प्राइवेट फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट फाइनेंस में हमने क्या देखा है? अच्छा, प्राइवेट फाइनेंस तुमने बेसिकली तुम बोल सकते हो बिजनेस फाइनेंस, ठीक है, काइंड ऑफ बिजनेस फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस तो आम जनता वाला आ जाता है। तो प्राइवेट नाम से हमें क्या समझना चाहिए? यहां पे बात होगी प्रॉफिट्स की। लेकिन जब बात करते हैं पब्लिक की तो यहां पे बात होती है वेलफेयर की। ये चीज याद रखना। तो इन प्राइवेट फाइनेंस इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एडजस्ट करते हैं अपने स्पेंडिंग के पैटर्न को, खर्च करने के तरीके को उनके इनकम के अनुसार। तुम्हारे पॉकेट में जितना पैसा रहेगा, मेरे पर्स में 200 रुपए है तो 200 के हिसाब से मैं अपने खर्चे को एडजस्ट करूंगा। अब तुम्हारे पर्स में 2000 के नोट है तो तुम उस 2000 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते चलोगे अपने इनकम को, ना कि मेरे 200 की तरह से। लेकिन जब बात आती है पब्लिक फाइनेंस की तो यहां पे सरकार देखती है कि किस सेगमेंट में, किस सेक्टर में हमें कितना खर्च करने की जरूरत है, नीड्स के अकॉर्डिंग, नॉट द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, यहां पे इनकम लेवल मैटर नहीं करता है, हमारी सोसाइटी की क्या नीड है, किस फील्ड में कितनी जरूरत है, उसके बेसिस पे यहां पे मैटर करता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? प्राइवेट इंडिविजुअल्स ट्राइज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, लेकिन पब्लिक अथॉरिटीज क्या करते हैं? सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। आगे और समझते हैं, 2 पॉइंट्स और दे रखा है। एन इंडिविजुअल स्पेंड लेस देन हिज इनकम, जितना उसका इनकम है उससे वो कम खर्चता है, सो दैट वो अपने बजट में सरप्लस निकाल सके, कि उसके पास कुछ पैसे बच जाए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है? डेफिसिट बजट करती है, स्पेशली वाइल फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्राइवेट फाइनेंस जो होता है, इसका जो ट्रांजेक्शन्स होता है वो सीक्रेटली मेंटेन किया जाता है, लेकिन पब्लिक फाइनेंस सोसाइटी के सामने में इसके जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हर एक को दिखाना पड़ता है, आम जनता का है ना पैसा, इसीलिए। सो आई होप अभी तक सारी चीजें तुम्हें समझ आई होगी। ठीक है, चलो अब यूनिट 1 तो बेसिकली कुछ था ही नहीं, इंट्रो टू द फाइनेंस था, पब्लिक फाइनेंस था। अब हम लोग बात करते हैं अपने यूनिट 2 की, जो कि है मीनिंग ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड इट्स सोर्सेस। अ गवर्नमेंट नीड्स इनकम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेराइटी ऑफ फंक्शंस एंड मीटिंग इट्स एक्सपेंडिचर। अब हमें ये चीज पता है, सरकार को बहुत सारे इनकम की जरूरत होती है सो दैट वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सके। दस द इनकम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू ऑल सोर्सेज, जैसे कि टैक्स हो गया, टैक्सेस से इनकम आते हैं, किसी से उधारी ले लिया सरकार ने, किसी चीज का फीस हो गया, सरकार को डोनेशन मिल गया, इन सब को हम लोग क्या नाम देते हैं? पब्लिक रेवेन्यू या फिर पब्लिक इनकम।
हाउएवर प्रोफेसर डाल्टन ने इसे दो सेंस में डिफाइन करा। पहला था एक ब्रॉडर सेंस और एक था नैरो सेंस। ब्रॉडर सेंस में उन्होंने क्या बोला, इसके अंदर वो सारे इनकम आ जाएंगे और वो सारे रिसीट्स आ जाएंगे, इररेस्पेक्टिव उनका सोर्स क्या है और उनका नेचर क्या है, विच द गवर्नमेंट हैपन्स टू ऑब्टेन ड्यूरिंग द एनी पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में। कोई सोर्स से उनको मतलब नहीं है, कोई नेचर से मतलब नहीं है, जितने भी इनकम और जितने भी रिसीट्स हैं वो सारे ही इसमें आ जाएंगे। लेकिन जब बात हुई नैरो सेंस की, तो इसके अंदर वैसे सोर्सेस ऑफ इनकम्स आएंगे ऑफ द गवर्नमेंट विच आर डिस्क्राइब्ड एज रेवेन्यू सोर्स, मतलब जिसको कि सरकार ने बता रखा है कि हमारे रेवेन्यू के ये सोर्सेस हैं, उस सोर्सेस से सरकार के जो भी इनकम्स आ रहे हैं बस उसी की यहां पे बात होगी। इन ब्रॉडर व्यू ऑफ कंसेप्ट इज दैट इट इंक्लूड्स ऑल लोन्स विच द गवर्नमेंट रेजेस अंडर द टर्म पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक इनकम। तो डिस्टिंक्शन दोनों के बीच क्या है, explained as the term public revenue used in public finance. It includes only those sources of government income which are not subject to the repayment. In broad sense, it means all the receipt of government irrespective कि हमें उसे रीपे करना है या नहीं करना है। देखो, अगर मैं तुम्हें दोबारा से समझाऊं, ब्रॉड सेंस में वो सारे रिसीट्स आ जाएंगे, चाहे हमें उनका रीपे करना है या रीपे नहीं करना है, रीपे करना है या नॉट टू रीपे हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो सारे आ जाएंगे। लेकिन जब बात आती है नैरो सेंस की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वैसे सोर्स जिसको कि सरकार ने बता रखा है, जैसे कि लोन्स हो गए, लोन से पैसे उठा रहे हो तो यार पे तो करना हो, तो वो आ जाते हैं हमारे नैरो सेंसेस में, ठीक है। अब अगर बात करें सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू की, तो पब्लिक रेवेन्यू के दो सोर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा आता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो अ फंड रेज्ड थ्रू द वेरियस टैक्सेस इज प्रीफर्ड टू एज अ टैक्स रेवेन्यू। टैक्स जो होता है एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का इम्पोज, जो कि हमें गवर्नमेंट इम्पोज करती है हमारे ऊपर, हमारे सिटीजन्स पे इम्पोज करती है, और हमारा भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि टैक्स पे करें। भले ही जनता पे नहीं करती है, बहुत कम परसेंट है जो कि अभी के टाइम पे टैक्स पे कर रही है। तो टैक्स जो लेकिन होता क्या है, ये टैक्स जो होता है ये कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि हमें किसे देना होता है, सरकार को देना होता है। तो टैक्स रेवेन्यू की अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे कि इनकम टैक्स मोस्ट पॉपुलर हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो जाता है, इंटरेस्ट टैक्स हो गए हमारे, एक्सपेंडिचर टैक्स आ जाते हैं, वेल्थ टैक्स आ जाते हैं, और कस्टम ड्यूटीज हो गए, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज हो गए, एक्सक्लूसिव ड्यूटी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो होते हैं हमारे टैक्स रेवेन्यू के अंदर आते हैं, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही? लेकिन जब हम लोग बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू अदर देन द टैक्स रेवेन्यू की, तो इसमें सरकार के द्वारा जो अलग सोर्सेज फंड से उठाए जा रहे हैं, जैसे कि कह लो फीस ले लिया हमने, ठीक है, कोई सर्विस हमने दिया, जैसे कि देखो यार बताऊं तुम्हें, तो पासपोर्ट इशू करवाने के पैसे लगते हैं 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, कुछ इस प्रकार से पैसे लगते हैं। तो ये सरकार क्या कर रही है, फी आपसे चार्ज कर रही है। तो ये अदर देन द टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू बेसिकली हम कह सकते हैं द गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज एंड चार्जेस एंड सर्टेन फीस फॉर देम, जैसे कि पासपोर्ट इशू करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कुछ हमें छोटा सा अमाउंट देना होता है। छोटा सा तो अमाउंट नहीं बोलूंगा, डिपेंड करता है कि आप लाइट मोटर व्हीकल ले रहे हो, मोटर व्हीकल विथ गियर ले रहे हो, हैवी गाड़ी ले रहे हो, किसका डीएल आप लेना चाह रहे हो। फिर नेक्स्ट आता है फाइन्स और पेनल्टीज, कह सकते हो चालान वगैरह कट गया, बिना हेलमेट के निकल लिए तुम बाहर और ट्रैफिक सिग्नल पे काट लिया गया तुम्हारा। फिर कह सकते हो कि अलग अलग थ्रू पेनल्टीज, तुमने कुछ लॉ तोड़ दिए, कुछ लीगल लॉ को तुमने ब्रेक करा, तो उससे जो फाइन्स लगे तुम पे, उससे जो पेनल्टीज गवर्नमेंट ने इम्पोज करा तुम्हारे ऊपर, ठीक है, तुम्हारे ऊपर कानून ने जो इम्पोज करा, तो वो किस में आ जाते हैं, फाइन्स और पेनल्टीज के ऊपर अंदर आ जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट वन इज द सरप्लस फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइज। कभी कभी क्या होता है, कुछ सरकारी बोलूंगा मैं, पब्लिक जो इंटरप्राइज होते हैं, ठीक है, बीएसएनएल वगैरह हो गया, जो भी जो होता है ना कंपनी, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गया, उससे कभी कभी सरकार को सरप्लस फंड्स आ जाते हैं, ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, प्रॉफिट जनरेट हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर आ जाते हैं। फिर चौथा आता है स्पेशल असेसमेंट ऑफ बेटरमेंट लेवी। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ स्पेशल चार्ज जो कि लेवी किया जाता है कुछ गिने चुने मेंबर्स से, हमारे कम्युनिटी के कुछ गिने चुने मेंबर्स से, who are beneficiary of certain government activities or public projects, जैसे कि पब्लिक पार्क, ड्यू टू अ पब्लिक पार्क इन अ लोकेलिटी और ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जो पीपल्स थे उस लोकेलिटी में, उनको कहीं ना कहीं अप्रिसिएट करते हैं,
ठीक है, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज में, उनके लैंड्स में वैल्यू एडिशन हो रहा है। दस ड्यू टू द पब्लिक एक्सपेंडिचर सम पीपल में एक्सपीरियंस अनअर्न्ड इंक्रीमेंट्स इन द एसेट्स होल्डिंग। तो ये किसके अंदर आ जाता है? स्पेशल असेसमेंट्स ऑफ बेटरमेंट के अंदर। फिर द फिफ्थ वन इज ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स। गिफ्ट जो होता है ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है इंडिविजुअल्स के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और गवर्नमेंट्स के द्वारा। गिफ्ट्स एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू के अंदर माना जाता है ड्यूरिंग वॉर एंड इमरजेंसी। ठीक है, अ ग्रांट फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन द मॉडर्न डेज। कभी कभी एक सरकार दूसरे सरकार को मदद कर देती है। द गवर्नमेंट एट द सेंटर प्रोवाइड्स ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट। कोविड के वक्त क्या होता था? स्टेट गवर्नमेंट को मदद मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। लोग बोलते थे कि हमें मदद नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली किस में आ जाता है? हमारा गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स के अंदर आ जाता है। फिर द सिक्स्थ वन इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग की अगर बात मैं करूं तो इट मीन्स एन एक्सेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवर द पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, दिस एक्सेस में मेट बाय बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। तुम्हारा खर्चा, सरकार की खर्चा ज्यादा हो गई, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए। ठीक है, रेवेन्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो इस केस में क्या आ जाता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग इसे हम बोलते हैं। तो इसको मीट आउट करने के लिए सरकार लोन्स लेती है, पैसे अलग अलग कंट्री से, अब्रॉड से या किसी सेंट्रल बैंक से करेंसी क्रिएट करने बोलती है। तो उस सिचुएशन में उसे हम नाम देते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। सो देखो, जो अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो देखो, लास्ट में मैं बताना चाहूंगा जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CUET PG MCOM वो ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच, जिसके अंदर यहाँ देखो क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे वो मैं तुम्हें बता दूं। तो इसके फीचर्स हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अभी फिलहाल रिकॉर्डेड मिल रहे हैं, PDF नोट्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट है, डाउट सेशंस है, PIQs इसके अंदर इंटीग्रेट किए गए। ये चीज याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम पे मिलता नहीं है, वो मैंने इसके अंदर क्या कर दिया है? इंटीग्रेट कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन बच्चों को ये कोर्स करना है, वो जाकर एग्जाम टाइम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करे और स्टोर सेक्शन में अल्टीमेट बैच देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखो सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड है, तो कंसाइज मैनर में इसे हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है और टेस्ट वगैरह देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी चीज़ों को मैंने इंटीग्रेट करके एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है अल्टीमेट बैच। तो इसे ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मैंने अवेलेबल करवाया है इसे। सो अगर इंटरेस्टेड हो, ज्वाइन करना है तो जाकर ज्वाइन करो। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स है तो यहाँ जो नंबर दिख रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।